आज हम पढ़ेंगे कि जो भारत का संविधान है उसके सोर्सेज क्या हैं। माने जो भारत का संविधान बनाया गया, कैसे बनाया गया, उसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो कहाँ से ली गई। सोर्स का अर्थ क्या होता है? स्रोत का अर्थ उद्गम स्थल। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है तो गंगोत्री क्या है? गंगा का स्रोत, उद्गम स्थल। तो इस तरीके से जो भारतीय संविधान है उसके सोर्सेज क्या हैं। ये जो जितनी भी तरह की व्यवस्थाएं भारत में संविधान में शामिल की गई वो कहाँ कहाँ से ली गई, क्योंकि सारी की सारी नई तो नहीं हो सकती ना। कल जैसे हमने ये पढ़ा था कि जो भारत का संविधान है वो एक संविधान सभा ने बनाया था, जिसके लिए मंत्रिमंडल मिशन योजना के अंतर्गत 389 मेंबर्स जो है उसमें शामिल किए गए थे और 11 अधिवेशन संविधान सभा के हुए थे। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, और अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को, और संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जबकि जो संविधान है, मैंने परसों भी आपको बताया था कि वो 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था, संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। तो ये जो संविधान में जितनी भी व्यवस्थाएं ली गई हैं वो कहाँ से ली गई हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं। ये सोर्सेज दो भागों में बांटे गए हैं। फर्स्ट है इसमें जन्म संबंधी स्रोत, और सेकंड है विकासवादी स्रोत। ये जन्म संबंधी स्रोत कौन से होंगे? 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 जनवरी 1949 तक जो कुछ संविधान में शामिल किया गया। 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ है उसमें जो जो शामिल था, जो संविधान सभा के द्वारा शामिल किया गया, वो क्या है, वो व्यवस्थाएं कहाँ से ली गई, वो क्या है? जन्म संबंधी स्रोत। और 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी संविधान में परिवर्तन किए गए, चाहे वो संशोधनों के माध्यम से, चाहे न्यायिक निर्णयों के प्रभाव से, जो भी व्यवस्था में परिवर्तन आए हैं वो है विकासवादी स्रोत। संसद के कानूनों के माध्यम से भी आए हैं परिवर्तन। तो ये दो तरह के स्रोत हैं, जन्म संबंधी स्रोत और विकासवादी स्रोत। फर्स्ट इसमें हम डिटेल जो शुरू करेंगे वो है जन्म संबंधी स्रोत। इसमें फर्स्ट पॉइंट है 1948 का मसौदा संविधान। कल भी जैसे ये परसों जब क्लास लगी थी तो काफ़ी बच्चों ने बताया था ना कि संविधान जो है वो भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। तो आपका ये जो आंसर गलत था वो मैंने बताया था किस आधार पर गलत था, कि जो संविधान है वो संविधान सभा के सदस्यों ने बनाया था। एक संविधान सभा थी जिसमें 389 मेंबर्स थे। तो जो भीमराव अंबेडकर को कुछ लोग श्रेय देते हैं वो किस वजह से देते हैं कि जो संविधान सभा थी उसमें विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई गई थी और हर समिति को अलग अलग कार्य दिए गए थे। इसमें से एक समिति थी मसौदा समिति, इसको प्रारूप समिति भी कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, पर्यायवाची हैं ये सारे शब्द। तो ये जो मसौदा समिति है इसको संविधान का प्रारूप तैयार करने का जिम्मा संविधान सभा ने दिया था, और मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 7 इसके सदस्य थे जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जितनी भी अन्य समितियां थी उन सब ने अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो इस मसौदा समिति को दी थी, और इसी तरह से ही जो BN राव हैं जिन्होंने अनेक देशों की शासन प्रणालियों का अध्ययन करके रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, वो रिपोर्ट भी इसी मसौदा समिति को दी थी। तो इस मसौदा समिति ने 1948 में एक मसौदा संविधान जो है वो प्रस्तुत किया। ये जो मसौदा संविधान है ये 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में, 21 फरवरी 1948। और इस मसौदा संविधान में 315 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियाँ हैं। ये आपको
बहुत गहराई से याद नहीं रखनी, क्योंकि आपको हमारा जो संविधान है उसके अनुच्छेद और अनुसूचियाँ याद रखनी है। अगर यूँ लगे कि कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको छोड़ देना। और ये जो मसौदा संविधान है, इसमें एक प्रारूप जो प्रस्तुत किया गया था कि हमारा जो भारत का संविधान है वो कैसा होना चाहिए। अब मसौदा संविधान को ज्यों का त्यों भारत का संविधान नहीं बना दिया गया था, वो एक प्रारूप था, एक मॉडल था कि ऐसा होना चाहिए। मसौदा संविधान में जितने भी अनुच्छेद थे, हर अनुच्छेद को क्रमवार रूप से संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, और हर अनुच्छेद को जब प्रस्तुत किया गया, यदि संविधान सभा के सभी सदस्य सहमत थे कि हाँ ये तो संविधान में होना चाहिए, तो उसको एज इट इज रख लिया गया। कुछ अनुच्छेद ऐसे थे जिसको संविधान सभा ने सिरे से ही नकार दिया कि नहीं नहीं, ये व्यवस्था भारत में नहीं होनी चाहिए, वो रद्द हो गए। अब तीसरी स्थिति क्या है कि कुछ अनुच्छेद ऐसे भी थे जिसमें कुछ सदस्य तो सहमत थे और कुछ असहमत, तो उस पर बहस कराई जाती थी और बहस के बाद मतदान होता था। मतदान में जिस भी पक्ष में वोट जाते थे, उसी पक्ष के आधार पर वो सम्मिलित होना या ना होना उस अनुच्छेद पर निर्भर करता था। क्लियर है ना? तो मसौदा संविधान जो का त्यों भारत का संविधान नहीं बना, उसमें अनेक परिवर्तन हुए, बहुत से अनुच्छेद रद्द भी हुए, बहुत से अनुच्छेदों को परिवर्तन के साथ शामिल किया गया। सेकंड इसमें आ जाता है भिन्न भिन्न समितियों की रिपोर्ट्स, कि मसौदा समिति से पहले ही संविधान सभा ने अनेक समितियां बनाई थी। मसौदा संविधान प्रस्तुत होने से पहले इन समितियों के आपको नाम देने हैं। इसमें फर्स्ट है संघीय शक्तियों की समिति, सेकंड है संघीय संविधान समिति, थर्ड है प्रांतीय संविधानों के संबंध में समिति, और फोर्थ है अल्पसंख्यकों तथा मौलिक अधिकारों से संबंधित परामर्शदात्री स्थिति, और लास्ट इसमें है संघ तथा राज्यों के वित्तीय संबंधों की समिति। ये सिर्फ आपको नाम देने हैं। इसमें ये अलग अलग विषयों से संबंधित जो समितियां थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दी थी मसौदा समिति को। थर्ड इसमें आ जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम है, ये ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए बनाया तब जब भारत के लोग, ये जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे या जो भी हमारे उस समय के अग्रणी नेता थे, चाहे वो ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं में सदस्य थे, जो भी थे, उन सब नेताओं ने जब वो भारत के लिए एक अलग संविधान की मांग कर रहे थे, तो तब ब्रिटिश सरकार उस मांग को तो स्वीकार कर नहीं रही थी, क्योंकि जो भारतीय मांग कर रहे थे वो ये मांग कर रहे थे कि भारत के लोगों द्वारा बनाया गया संविधान, भारत के ही जो नेता हैं वो बनाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार इसको मानना नहीं चाह रही थी। तो ऐसे में ब्रिटिश संसद ने 1935 का जो अधिनियम है वो बनाकर भेजा कि ये भारत के लिए संविधान का कार्य करेगा। 1935 का जो एक्ट था, तो उस समय के नेताओं ने इसका बहुत विरोध किया, और नेहरू ने तो यहाँ तक भी कहा कि ये तो दासता का चार्टर है, मतलब ये भी तो फिर गुलामी की निशानी है ना। हम तो अपने द्वारा बनाया गया संविधान मांग रहे थे, और इन्होंने फिर हमारे ऊपर एक खुद का बनाया हुआ संविधान, जो ब्रिटिश सरकार है उसने खुद का बनाया हुआ संविधान थोप दिया। लेकिन ये जो 1935 का अधिनियम जब भारत में लागू किया गया, लागू तो होना ही था क्योंकि भारत स्वतंत्र तो था नहीं। तो उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को जब ये संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई है, उसमें 1935 के एक्ट को भी 11 साल हो चुके थे ना लागू हुए, उसको भी आधार बनाया गया। उसमें कई बातें जो हमारे संविधान सभा के सदस्यों को ठीक लगी, वो ज्यों की तो त्यों, सिर्फ नंबर उनका बदला गया। जैसे इसमें जो हमारा संविधान है स्वतंत्र भारत का, उसमें एक अनुच्छेद है 352। ये किससे संबंधित है? बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में जो
भारत है उसमें इमरजेंसी लागू की जा सकती है। युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण की स्थिति में पूरे देश में या देश के जिस हिस्से में यह संभावना हो या दिखाई दे या हो चुका हो युद्ध या युद्ध की संभावना हो, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और ये जो व्यवस्था ली गई, ये 1935 के एक्ट में जो सेक्शन 102 था, वही की वही व्यवस्था थी, सिर्फ उसमें सेक्शन 102 था और हमारे संविधान में अनुच्छेद 352। इसी तरह से ही 1935 के एक्ट में एक था सेक्शन 93, उसको ज्यो का त्यों अनुच्छेद 356 में रख दिया गया। वो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन। जब भी किसी राज्य में संविधान के अनुरूप शासन नहीं चलाया जा रहा होता तो केंद्र सरकार इस अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लागू कर सकती है। राष्ट्रपति कर सकता है वैसे तो, लेकिन राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति तो संवैधानिक मुखिया है। सारे कार्य वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की इच्छा के अनुरूप ही कर सकता है। इसी तरह से ही जो विषय हैं कानून निर्माण के, कि किस विषय पर कानून कौन सी सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी या राज्य सरकार बनाएगी, 1935 के एक्ट में ये 3 सूचियाँ दी गई थी, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। और स्वतंत्र भारत के संविधान में भी ये जो विषयों का विभाजन है, ये 3 सूचियों के अंतर्गत ही किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। माने काफ़ी जो व्यवस्थाएं हैं वो 1935 के एक्ट में से भी ली गई। कुछ विचारक तो ये भी कहते हैं कि लगभग 200 अनुच्छेद जो के त्यों, सिर्फ उनका नंबर ही बदला है, भारत के संविधान में 1935 के एक्ट में से लिए गए। नेक्स्ट है इसमें 1928 की नेहरू रिपोर्ट। 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में जितने भी उस समय राजनीतिक दल थे उनका एक संयुक्त अधिवेशन हुआ था, और उस अधिवेशन में जो विभिन्न राजनीतिक दल थे उनका एक मुद्दा था कि भारत का संविधान जो होगा उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं अति आवश्यक हैं, उस पर चर्चा करना। तो इसमें 8 सदस्यों की समिति बनाई गई थी, और 8 सदस्यों की जो समिति थी इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि हमारे भारत के संविधान में हम क्या क्या व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से करेंगे। फर्स्ट था इसमें शक्तिशाली केंद्र। सिर्फ ये हेडिंग्स लिख लो, डिटेल इनकी बनी जाएगी। शक्तिशाली केंद्र का अर्थ क्या है कि जो हमारे नेता थे वो ये चाहते थे कि जब भी भारत का संविधान बनेगा तो केंद्र सरकार को शक्तियाँ ज़्यादा दी जाएंगी और राज्य सरकारों को कम दी जाए। ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि हमारा देश फिर कभी गुलाम ना बन पाए। सेकंड था इसमें संयुक्त चुनाव प्रणाली, कि जो भारत में उस समय सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली थी तो उसकी जगह संयुक्त चुनाव प्रणाली, माने जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं सब में सबको समान रूप से मतदान का अधिकार हो, उसमें धर्म और जाति का या किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव ना हो। थर्ड है इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या होगा? धर्म से निरपेक्ष, निरपेक्ष का अर्थ होता है तटस्थ। माने जो राज्य है वो धार्मिक रूप से तटस्थ होगा। राज्य का अर्थ राजनीति विज्ञान में देश होता है कि धार्मिक रूप से तटस्थ होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि राज्य धर्म विरोधी होगा, वो धर्म विरोधी नहीं होगा, अधार्मिक भी नहीं होगा, धार्मिक रूप से तटस्थ होगा। माने राज्य में रहने वाले, देश में रहने वाले व्यक्ति किसी भी धर्म को माने या ना माने, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा। नेक्स्ट है इसमें द्विसदनीय विधानमंडल, कि जो विधान पालिका है उसके 2 सदन होंगे। जो निम्न सदन है उसका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, उसके सदस्यों का चुनाव, और जो ऊपरी सदन होगा उसके सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। और लास्ट है इसमें
मतदान की आयु 21 वर्ष, कि जो भारत का संविधान होगा उसमें ये व्यवस्था की जाएगी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर सबको वोट देने का अधिकार मिले। वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? एक निश्चित आयु के बाद वोट देने का अधिकार। और ये वयस्क होने की जो आयु है ये हर देश में अलग अलग मानी गई है, कहीं 20 वर्ष है, कहीं 21 वर्ष है। और हमारे संविधान में जब ये संविधान लागू हुआ उस समय वयस्क मताधिकार के लिए आयु रखी गई थी 21 वर्ष, न्यूनतम, अधिकतम नहीं। 21 वर्ष से अधिक का कोई भी है वो वोट दे सकता है। लेकिन 1988 में संविधान में संशोधन किया गया और ये जो आयु है ये 18 से घटाकर 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 1988 में संविधान में 61वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके अंतर्गत जो मतदान की आयु सीमा है न्यूनतम वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। क्लियर है यहाँ तक?